बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। कुछ लोग का RBI ग्रेड बी का एग्जाम भी है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 1935 में इस्टेब्लिश किया गया, यानी फाउंड किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहला सवाल ये है कि भाई क्या हम इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवा सकते हैं? तो ये बात है गलत, नहीं खुलवा सकते, क्योंकि एक सर्विस सेक्टर बैंक है ना। बड़ी बात समझ रहे हैं, जिसमें ATM जैसा इशू नहीं होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सर्विसेज सेंटर है, सर्विस सेंटर बैंक है या सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली बैंक है। तो एक बात और समझनी पड़ेगी हमें कि RBI की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बात ऐसी थी कि बिफोर इंडिपेंडेंस, देख रहे हो जैसे 1935 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस बहुत सारे बैंक थे, मान लो बैंक 1 है, बैंक 2 है, बैंक 3 है, बैंक 4 है, ठीक है। अब ये सारे ऐसे बहुत से बैंक्स थे, सब लोग अपने अपने सिंगल पॉलिसी चलाते थे, अलग अलग पॉलिसी थी, है ना, डिफरेंट पॉलिसी थे, अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट थे। तो प्रॉब्लम क्या होती थी, कस्टमर्स को क्या होती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, कि कौन से बैंक के पास जाएं, कहाँ पे अकाउंट ओपन कराएं, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, कहाँ कम है। कुछ ऐसा करती थी, स्टार्टिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देती थी और बाद में कम कर देती थी। कुछ बैंक सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखती थी, बाद में बढ़ा देती थी। कुछ बैंक क्या है, स्टार्टिंग में कम रखती थी, बाद में बढ़ा देती थी। कुछ क्या करती थी कि स्टार्टिंग में भी वही रखती थी और बाद में भी उतना ही रखती थी। तो इससे क्या होता था, कस्टमर परेशान हो जाते थे। समझ में आ रही है कि नहीं, कि हम कौन से बैंक में अकाउंट ओपन कराएं, अभी तो अच्छा दे रहा है इंटरेस्ट, बाद में चेंज कर देते थे। तो इसके वजह से क्या होती थी, लोगों को प्रॉब्लम आती थी। क्लियर है? और वो लिखाते भी थे कि इंटरेस्ट रेट आर सब्जेक्ट टू चेंज। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इससे कन्फ्यूज़न होती थी, किसको कन्फ्यूज़न होती थी, कस्टमर्स को होती थी। इसीलिए एक ऐसा बॉडी होना चाहिए, गवर्निंग बॉडी होना चाहिए था, जो क्या करे, गवर्निंग बॉडी होना चाहिए तो जो क्या करे, बैंक के सारे पॉलिसीज़ को क्या करे, मॉनिटर करे, ठीक है। अब सवाल ये है कि सब लोग अलग अलग पॉलिसी बनाएगी, तो मॉनिटर करके करना ज़रूरी है, ठीक है, एक बात ये है। लेकिन क्यों ना ऐसा हो कि एक सिंगल बॉडी हो, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो पॉलिसी RBI बनाएगी सारे बैंक के लिए, वो सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा मुझे छोटा सा बात बताइए, आपके भाई हैं, 2 भाई हैं, आप 2 बहन हो, मान लो कि 4 लोग हैं भाई बहन मिला के। तो मुझे बताइए, जब पापा जी चॉकलेट लाते हैं, तो छोटे भाई को 10 रुपये वाला देंगे, बड़े भाई को 20 रुपये वाला देंगे, छोटी बहन को 5 रुपये वाला देंगे, बड़ी बहन को 50 रुपये वाला देंगे। चलेगा क्या ऐसा? ऐसा नहीं लग रहा आपको कि मतलब गड़बड़ चल रहा है ये मामला? ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। चाहे कोई बेटा पढ़ने में अच्छा हो, बेटी पढ़ने में अच्छी हो ना हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर ऐसा हो, मैं एकदम देसी स्टाइल में बता रहा हूँ, तो ये चीज़ तो गलत है, ये चीज़ तो क्या है, गलत है, यस और नो। तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, सारे लोगों को क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी पॉलिसी क्या होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो उसी तरह से उसी समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ कि हम पॉलिसी बनाएंगे सारे बैंक्स के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई, उसमें एक्ट कौन सा लगाया गया, एग्जाम में आता है RBI एक्ट 1934। इस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुआ था, लेकिन एक्ट कौन सा लगाया, RBI एक्ट 1934। और उस समय पे कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था जॉन हिल्टन यंग कमेटी, ठीक है, जिसको जॉन हिल्टन यंग कमीशन भी बोला जाता है। और ये 1926 में, ठीक है, ये कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था कि हम ऐसा कोई गवर्निंग बॉडी बनाएंगे। लेकिन ये बनाने की सिर्फ बात चल रही थी, मैपिंग चल रही थी, डिस्कशंस चल रहे थे, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन फाइनली क्या हुआ, लगभग कितने साल के बाद, बोलो 9 ईयर्स के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। लेकिन और इसका नाम क्या पड़ गया था, इस कमेटी का नाम जो पड़ गया था वो था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है RCICF का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ठीक है। लेकिन इन्होंने RBI बना दिया, गवर्निंग बॉडी बना दी, बट सब लोग मानते नहीं थे, क्यों, कुछ लूपहोल्स थे। समझ में आ रही है कि बात, सब लोग मानते नहीं थे। अब कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, क्योंकि ये प्राइवेट एंटिटी थी। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ कि आपके घर इस कॉलेज के प्रिंसिपल कल से बोलेंगे 100 रुपये का नोट बंद, तो क्या ऐसा होगा? हाँ जी, पुराना नोट बंद, तो क्या ऐसा होगा? आपकी स्कूल के प्रिंसिपल बोलेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बोलते तो हाँ जी होगा। मतलब आपको एक बात समझ में आई कि
कि प्राइवेट एंटिटी जब तक था जॉन हिल्टन के अंडर सुपरविजन में, तो जो भी वो बोलते थे कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। ठीक है, आपको एक बात मैं और बता दूं कि जो प्राइवेट बॉडी होती है उनके पास किसी भी बैंक का 50% से ज़्यादा स्टेक होता है, 50% से ज़्यादा स्टेक होता है, यानी कम से कम कितना परसेंट स्टेक होना चाहिए, 51%। ठीक है, तो वो प्राइवेट है, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट एक सिंगल पर्सन के पास अगर 50% से ज़्यादा स्टेक है, यानी कम से कम 51 है, तो वो प्राइवेट बॉडी है। अगर सिंगल पर्सन के पास है, सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल पर्सन बोलो, सिंगल इंडिविजुअल बोलो, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक कब हो जाती है कोई चीज़, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कितना स्टेक हो, 50% से ज़्यादा हो। ठीक है, मोर देन 50%, यानी 51%। ठीक है, 51% से ज़्यादा, तो वो कौन सी हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी अंडरटेकिंग बैंक हो गई, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसको हम सरकारी बैंक बोलते हैं या गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं। ठीक है, यानी गवर्नमेंट के पास, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक भी कभी कभी 1%, 2% बैंक जो अपना स्टेक है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को दे देती है, लेकिन कब तक वो गवर्नमेंट बैंक है, जब तक 51% है। अगर 51% से कम हो गया तो क्या होगा, वो प्राइवेट बन जाएगी। समझ में आ रहा है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बात करते हैं, आगे हम चीज़ों को समझते हैं। हाँ, तो हमारा इस्टेब्लिशमेंट कब हो गया आरबीआई का, 1935 में हो गया। ठीक है, इसका कमिटी कब बनाया गया था, 1926 में बनाया। एग्जाम में पूछा जाता है व्हेन आरबीआई वाज फाउंड अंडर विच एक्ट, तो आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1935, आरबीआई एक्ट 1936, आरबीआई एक्ट 1926। तो आप क्या आंसर देंगे, आरबीआई एक्ट 1934। तो आपसे पूछा जाएगा व्हेन वाज जॉन हिल्टन यंग कमीशन वाज फॉर्म, तो आप क्या बोलेंगे, 1926। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए 1 जनवरी 1949 में क्या हो गया, इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब जैसे ही आप समझिए, व्हेन वी से राष्ट्रीयकरण, व्हाट डज इट मीन, इट इज़ फुल्ली owned by government of India. Whenever we say fully owned by government of India, it always means that the government of India owns more than how much percent stake, 50%, यानी मिनिमम कितना परसेंट स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ गया, कम से कम 51%। समझ में आई बात, ये सुन बोलिए, क्लियर है। बाद में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ले लिया गया, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए पहले हम समझेंगे, आपको पता है जब ब्रिटिशर्स लोग आए थे तो ज़्यादातर बिजनेस वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी कहाँ से करती थी, कलकत्ता से करती थी। समझ रहे हैं बात को, तो उसी समय हम लोग तो आज़ाद हुए नहीं थे। कब तक आज़ाद नहीं हुए थे, 1935 तक तो आज़ाद हुए नहीं थे, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आज़ादी के बाद, 1947 के बाद हुआ। आप देख पा रहे हो 1 जनवरी 1949 में हुआ था, जब हम आज़ाद हो चुके थे ब्रिटिश से। तो आगे बात करते हैं हम लोग। तो सेंट्रल ऑफिस इसका पहले कलकत्ता में था, बाद में ये परमानेंटली मुंबई में शिफ्ट हो गया। कब, 1937 में, यानी 35 में 1 जनवरी 1935 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 1937 में इसका हेड ऑफिस कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, मुंबई। हाँ, क्लियर है, समझ में आ रही है कि नहीं, यस और नो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हेन वाज द हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू मुंबई, कलकत्ता टू मुंबई, ठीक है। तो क्या बोलोगे, कौन से ईयर में, 1937। आपसे ये भी पूछा जाता है बिफोर द क्या बोलते हैं, बिफोर द हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई वाज मूव टू मुंबई, व्हेन वाज द आरबीआई ऑफ, सॉरी, व्हेन वाज द हेड, वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो क्या नाम आएगा, आपके पास ऑप्शन रहेंगे, चेन्नई, दिल्ली, आपको बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ईमानदारी से मैं, ठीक है। तो याद रखना क्या था, पहले कलकत्ता था और बाद में मुंबई हुआ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे जब हम समझते हैं कि आरबीआई की ज़रूरत क्यों पड़ी और आरबीआई करता क्या क्या है, ठीक है, ये हम देखते हैं। चलिए पहला पॉइंट है हमारा इशुएंस ऑफ करेंसी। तो जितने भी नोट होते हैं, जैसे एबव रुपीज़ 1, ठीक है,
जो भी करेंसी इशू करता है वो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, आरबीआई जो है सोल अथॉरिटी है इशू करेंसी नोट्स का, और इसमें सिग्नेचर किसका होता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई। चलिए मैं एक बात और मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ संभव है कि कोई भी एक स्टूडेंट अपना नाम बताओ, नाम बोलो, बोलो स्टूडेंट नाम बताओ। बनी, बनी नाम है तुम्हारा? ₹500 नोट दिखाता हूँ आपको तुमको। देखो ये देख लो तुम लोग। अब आप बोलोगे सर ये क्यों दिखा मुझे? ऐसे तो मोटिवेशन आएगा नहीं तुम लोग को पढ़ाई करने में। मैं दिखाता हूँ मैं। ये नोट देख रहे हो? यस, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ जी, यस और नो? अरे दिखाई दे रहा है ना सबको? यहाँ पे एक सिग्नेचर दिख रहा है आपको उर्जित पटेल का, उर्जित पटेल जी का यहाँ पे। यस, आपका भी सिग्नेचर यहाँ आ सकता है, यानी आपका भी सिग्नेचर आ सकता है, लेकिन कैसे आएगा? हाँ जी, कैसे आएगा? कैसे होगा बताओगे? दिखाता हूँ कैसे होगा। आपको तो पता है ना गवर्नर ऑफ इंडिया का सिग्नेचर होता है, ये नो? हाँ जी बोलिए। होता है ना? तो अभी मैं आपको जनरल दिखाता हूँ। ये फ़ोटो आई डोंट नो कि आप देख पा रहे हो कि नहीं। चलिए इसी में दिखाता हूँ मैं, शायद इसमें दिख जाए आपको। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये फ़ोटोग्राफ थोड़ा ओपन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वाला ज़्यादा क्लियर था क्या? ये वाला? हाँ रुको मैं इमेज ओपन करता हूँ, क्योंकि देखो बिना मोटिवेशन का ना फ़ायदा नहीं है, मज़ा मतलब जब तक आप चीज़ों को देखोगे नहीं तब तक पता चलेगा नहीं। देखो आप असिस्टेंट, कुछ लोग आरबीआई असिस्टेंट से भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन अभी आप जो ज्वाइन करोगे ना आरबीआई ग्रेड बी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप असिस्टेंट मैनेजर से आपका जॉब स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है, फिर आप बनते हो मैनेजर, सिर्फ आरबीआई बिल्डिंग में ही रहते हो, आरबीआई में ही रहते हो, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर, फिर चीफ जनरल मैनेजर, फिर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डेप्यूटी गवर्नर और फिर गवर्नर। और जिस दिन आप गवर्नर पोस्ट पे पहुंच गए ना तो उस दिन आपको नोट पे सिग्नेचर आ जाएगा। और आपके मॉम और डैड क्या एटीट्यूड दिखाएंगे मालूम है? मेरी बेटी साइन करती नहीं तो नोट चलता नहीं, बराबर ना? और अगली बार भाजी खरीदने जाएगी गलती से मॉम तो बोलेगी मेरी बेटी का सिग्नेचर है देखो इस नोट पे। समझ रही हो? तो ज़्यादा एटीट्यूड ना दिखाओ, कांदा का दाम कम करो। हालांकि ऐसा नौबत आएगा नहीं आप लोगों को, ठीक है, कि ऐसा करने की ज़रूरत हो। ठीक है, आई होप कि मोटिवेशन थोड़ा सा मिला होगा आपको। 100-200 ग्राम मिला क्या? हाँ जी, यस। तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, सिर्फ 100 पोस्ट होंगे, अब 115 पोस्ट था। ठीक है, हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं आरबीआई ग्रेड बी के इंटरव्यू में जा चुका हूं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया। हालांकि मुझे नहीं बताना चाहिए ये सब चीज़ें आपको लाइव लेक्चर में। सो आई कुड नॉट मेक द इंटरव्यू बट आई क्वालिफाइड द प्री एंड मेंस एग्ज़ाम। बहुत सारे स्टडी किए थे आपने, बट अनफॉर्चुनेटली होता है, येस और नो, है ना? तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करूं, बट इट वाज लाइक 5 years बैक, बट आई वाज ऑक्यूपाइड विथ लॉट ऑफ थिंग्स, सो मैं उतना टाइम नहीं निकाल पाता था। बट आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, येस और नो? ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर जाएं। ठीक है, चलिए फंक्शंस ऑफ आरबीआई आगे बढ़े, येस और नो? हाँ जी। तो अगर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से होता ना, मेरी बात समझ रहे हो, इफ़ आई वुड हैव बीन, हालांकि मैं आई एम बी ग्रेजुएट, बट इफ़ आई वुड हैव बीन फ्रॉम दैट कॉमर्स बैकग्राउंड, राइट, just because I'm a software engineer, so there was a lot of things which I needed to study, but I could not make it. But क्योंकि उसमें बहुत सारी स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स एंड फाइनेंसिंग की बातें होती हैं, राइट। बट मेरे एमबीए भी जो थी उसमें मेरा टैक्सेशन या ऑडिटिंग का नहीं था, तो देन आई वुड हैव क्वालिफाइड एंड आई वुड हैव बीन द पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट होता है ना? तो जो लोग भी इस अभी जितने भी लाइव हो, किसमें इसमें कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है क्या? कोई है?
जो कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया हो या कोई किया हो? नहीं बोलोगे तुम लोग, कोई बात नहीं, जाने दो। चलो नहीं है। तो चलो, अब हो या नो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि थोड़ा कॉमर्स के जो सब्जेक्ट हैं वो थोड़ा सा आपको पता हो। बाद में मैं बताऊंगा कि फाइनेंशियल अवेयरनेस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड डिस्कशन होती है जो आपको जानना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इशुएंस ऑफ करेंसी, आरबीआई इज़ द मेन एंड सोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू करेंसी नोट्स करना होता है, ठीक है। और सिग्नेचर किसका होता है? आरबीआई का होता है, ठीक है। आरबीआई डिस्ट्रीब्यूट्स करेंसी ऑल ओवर द नेशन विद द हेल्प ऑफ करेंसी टेस्ट्स, ठीक है। तो जितनी भी करेंसी होती है, करेंसी टेस्ट कैसा होता है, वैसे तो बताने की कुछ खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है फिर भी थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको। हालांकि मुझे बैंकिंग में सिर्फ एक ही जॉब पसंद था, कौन सा? ये जो पोस्ट है ना, आरबीआई। उसके अलावा मुझे कोई बैंक में इंटरेस्ट ही नहीं था। अगर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब लग जाता मेरा, तो मैं 100% इंडियन आर्मी छोड़ देता। हालांकि आई शुड नॉट से लाइक दिस बिकॉज दैट वाज आल्सो ए मोस्ट रेपुटेड जॉब इन दिस कंट्री, तो वो चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बट आई वॉज नॉट वेरी मच सीरियस एट दैट टाइम रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आई डिड नॉट नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट, ठीक है। तो करेंसी चेस्ट, वो जहाँ करेंसी चेस्ट किसको बोलते हैं? जहाँ पे आरबीआई के सारे पैसे क्या हो जाते हैं? रखे जाते हैं, ठीक है। और जहाँ पर से क्या होते हैं? आरबीआई के नोट डेवलप एंड डिज़ाइन किए जाते हैं। समझ में आ रही है बात? यस और नो? चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कहाँ कहाँ पे। वैसे आपको पता होगा कि करेंसी कहाँ कहाँ पे बनता है इंडिया में, हालांकि हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। चलो, बैंकर टू गवर्नमेंट, अगर किसी बैंक के पास पैसे की कमी हो जाए तो किसके पास जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। आरबीआई को बैंकर ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अगर मोदी जी को पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, यार हमारे सरकार को कोई बाढ़ आ गया या कुछ ऐसा कैलामिटी आ गया और पैसे की ज़रूरत है, तो वो किससे जाके पैसा लेगा? आरबीआई से पैसा लेगा। बात समझ में आ रही है ना? यानी सबसे ज़्यादा कॉर्पस अगर इंडिया में है तो किस बैंक के पास है? आरबीआई के पास है, ठीक है। चलिए, क्योंकि और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आरबीआई जो है ना, वो क्या करती है? बैंक्स को क्या देती है? लोन देती है। क्या देती है? लोन देती है। समझ में आ रहा है? जब आरबीआई बैंक को लोन देती है तो इसको बोलते हैं क्या? रेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। समझ में आ रही है? ठीक है। और अभी फ़िलहाल रेपो रेट कितना चल रहा है? आई थिंक 3% है या 4% है ना, तो चेंज हुआ है या देखो तो रेपो रेट क्या चल रहा है? 4% है मेरे ख्याल से। रेपो रेट किसको बोलते हैं? रेपो रेट किसको बोलते हैं? बोलो। जिस रेट से आरबीआई दूसरे बैंक्स को क्या देती है? लोन देती है। तो अभी जो बजट के बाद जो आया है वो रेपो रेट देख लीजिए क्या है। आई थिंक 4% ही है, जहाँ तक कि मैंने 3-4 दिन पहले ही सुना। हाँ 4% ही है ना, 4%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो लोन देती है बैंक को तो 4% देती है। यानी मान लो 1000 करोड़ तो छोटा अमाउंट है, 1000 करोड़ मान लो पंजाब नेशनल बैंक को क्या दी? आरबीआई ने लोन दी। लेकिन अब क्या होता है, कभी कभी पंजाब नेशनल बैंक ज़्यादा कमाती है। अब ये बताओ, अगर आप ज़्यादा सैलरी कमाते हो, जैसे आपकी सैलरी 1 लाख रुपये महीने की है, आपका खर्च होता है 50,000 महीने का, तो 50,000 क्या करते हो आप? वापस बैंक में डिपॉजिट कर देते हो, फिक्स डिपॉजिट कर देते हो कि नहीं कर देते हो वो हर महीने, या फिर एक बार कर देते हो, या फिर या बैंक में रहने देते हो। तो बैंक उसका क्या देती है आपको? इंटरेस्ट देती है। बैंक आपको क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। उसी तरह से जब पंजाब नेशनल बैंक बहुत ज़्यादा मान लो कमा ली, तो वो वापस क्या करती है? आरबीआई को पैसा दे देती है कि साहब आप मेरा पैसा रखिए, उसकी जगह पर मुझे रेट इंटरेस्ट दीजिए। तो आरबीआई क्या करती है? अभी देखो रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.75% है या फिर 3.5%, 3.25 रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट करंट। तो रिवर्स रेपो रेट किसको बोलते हैं? जिसमें कि दूसरे बैंक्स अपना सरप्लस अमाउंट, ठीक है, देखो रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35% है। कितना है? 3.35%। यानी जब बैंक जमा करती है
मांगती है इंटरेस्ट, तो कितना मिलता है बैंक को अभी के टाइम पे 3.35%। लेकिन जब बैंक मालती है आरबीआई से, तो आरबीआई कितना चार्ज करता है उसको, कितना करता है 4%। इसी तरह से ये जो 0.65% का जो डिफरेंस आया ना, इसी से बहुत पैसा कमा लेती है बैंक आरबीआई, है ना। चलो, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट वही है जैसे कैश रिजर्व रेशियो, मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है या वो अमाउंट होता है जिसमें कि बैंक को एक सर्टेन कमाई का 60% अपने पास रखना होता है। कल दिन बैंक का अगर दिवाला निकल जाए तो बैंक इतना बर्बाद ना हो क्या कि वो जिन लोगों का खाता में जितना पैसा है उतना लौटा भी ना पाए, है ना। ऐसे ही कुछ बैंक्स का दिवाला निकल गया, उनके पास पैसे ही नहीं थे, जिन्होंने जितना पैसा जमा करके रखा था वो भी नहीं लौटा पा रहे थे। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो वो होता है जिसमें कि बैंक को अपना सर्टेन परसेंट, यानी मान लो पंजाब नेशनल बैंक है तो ये दो तरीका का काम करेगी, या तो आरबीआई को पैसा दे देगी, है ना, और आरबीआई को पैसा देगी तो उसको क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, किस रेशियो से, रिवर्स रेपो रेट से उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक को अपने ही अमाउंट का आई थिंक चल रहा है सीआरआर भी 4% है ना, सीआरआर देखो, सॉरी सीआरआर 3% है। बताए सीआरआर 3% क्यों किया गया, ये जो अपना कोरोना आया था ना, कोरोना जनरली सीआरआर 4% से कम होता नहीं है जनरली, लेकिन बैंक को आरबीआई ने क्या बोला कि कोई बात नहीं, लोगों को इंटरेस्ट वो दे दो, लोन दे दो, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। हालांकि 2% से कम जाने पे सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकता है किसी बैंक का। अब ये बताओ, तुम्हारी पगार 1 लाख रुपया है और उसमें से 3,000 रुपया तुम जमा करके रखते हो, कुछ होगा 3,000 रुपया में अगर तुम्हारे घर का दिवाला निकल जाए, तो बिल्डिंग गिर गई, कुछ हो गया, तो 3,000 में कुछ कर पाओगे, बताओ। हाँ जी बोलिए, कुछ कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे ना, तो वो वाली बात है। बट दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग, वो हम आगे चल के बात करेंगे। तो कैश रिजर्व रेशियो वो होता है जिसमें कि एक बैंक अपने, अभी 3% चल रहा है सीआरआर, ठीक है, तो 3% अपने कमाई का हर महीना, ये साल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उतना पैसा अपने पास जमा करके रखना। उसको तुम खर्च ही नहीं कर सकते अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। और सीआरआर किसी भी फॉर्म में रख सकते हो आप, चाहे वो गोल्ड के फॉर्म में रखो, फॉरेन डॉलर्स के फॉर्म में रखो, है ना, या फिर रुपीस के फॉर्म में रखो, लेकिन वो 4% 3% को तुम हाथ नहीं लगा सकते, खर्च नहीं कर सकते। जैसे पापा क्या बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी 1 लाख रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये का बेटा तुम्हारा हर बार मैं अकाउंट चेक करता हूँ, मेरे पापा चेक करते भी हैं कि देखो हर बार ना इस अकाउंट में 10,000 रुपये बढ़ना चाहिए, और नहीं तो सामूहिक मर्डर कर दूंगा तुम्हारा मैं। समझ में आ रही है कि नहीं। तो मेरे को बोलते हैं 10% तो तुमको रखना ही रखना है, कुछ भी हो जाए, कोई एसी पेसी खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 10% तुम हाथ नहीं लगाओगे। हालांकि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, पापा क्या बोलते हैं, डैड क्या बोलते हैं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। जैसे वैसे आरबीआई क्या है, पापा जी हैं कि नहीं सारे बैंक के, यस और नो, अरे बोलो, नहीं बोलोगे। तो आरबीआई बोलती है कि आपको अपना 3% पैसा, अब देखो 1,000 करोड़ में कमाती है बैंक, 1,000 करोड़ में 1,000 करोड़ का मान लो बैंक कमाई एक महीने में, एक साल में 1,000 करोड़ कमाई, ये तो बहुत छोटा अमाउंट है। उसका 4% कितना होता है, 3% कितना होता है, बताओ, बोलो बोलो, 30 करोड़, यस और नो, अरे बोलो ना, परसेंट से 2 जीरो कट गया, बस 30 करोड़ हो गया। यानी हर महीना तुमको 30 करोड़ रुपया या साल कह लो, तुमको ये पैसा क्या है, जमा करके रखना है। इस पैसे को तुम हाथ नहीं लगा सकते हो, नहीं तो तुम्हारा लाइसेंस हम कैंसिल कर देंगे। क्यों, कल दिन तुम्हारा दिवाला निकल गया, बैंक में रॉबरी हो गई, आग लग गया, कुछ भी हो गया, तुम लोगों का पैसा कैसे लौटाओगे। क्या ये बात सही है कि नहीं। वैसे ही पापा जी मुझे बोलते हैं, कुछ भी आए, एक्सीडेंट हो गया, तबीयत ख़राब हो गई, कुछ इमरजेंसी हो गया, कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई, कोई बड़ा बीमारी आ गया, तो फिर उसी पैसा का क्या करने का, यूज करने का। क्या ये बात सही भी है कि नहीं, जिसको इमरजेंसी यूज बोलते हैं, यस और नो। अरे बोल नहीं रहे हो तुम लोग, क्या बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ यही तुमको काम आने वाला है। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं पूछने वाले हैं, रीजनिंग का पजल नहीं करवाएंगे इंटरव्यू में। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो इवन आई गॉट
एक्चुअली मैं पंजाब नेशनल बैंक का बार बार मैं नाम यही इसीलिए लेता हूँ बिकॉज आई क्वालिफाइड इन दिस बैंक, बट आई डिडंट ज्वाइन बिकॉज आई हैड ए डिफरेंट अदर ऑप्शन, ठीक है, इसीलिए मैं नाम भी लेता हूँ, तो दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। तो बट इट वॉज ए लाइक 7-8 ईयर्स बैक, मतलब 2013 की बात है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हर लोगों को क्या अपना इमरजेंसी पैसा रखना पड़ता है, इसलिए आरबीआई बोलती है कि इस पैसे को आप हाथ नहीं लगाओगे। चलिए, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट लोन देती है, मॉनेटरी हेल्प इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से है, CRR है, ठीक है, रेपो रेट है, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, फिर SL बोलते हैं, SLR बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये है लगभग 18%। अभी कितना चल रहा है, SLR कितना चल रहा है, 18% है ना, देखो तो, हाँ 18%। अब ये जो 18% है, जनरली कैश रिजर्व रेशियो होता है, जनरली उसको आप करेंसी के फॉर्म में रखोगे, लेकिन SLR जो है, CRR जनरली हम करेंसी के फॉर्म में रखते हैं, नोट के फॉर्म में ही रखेंगे बैंक में, लेकिन SLR जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं इसको, ये वो रेशियो है इसको आप अलग अलग फॉर्म में रख सकते हो। 18% जो भी आपकी कमाई हो उसका 18% आपको क्या करना है, गोल्ड के फॉर्म में, समझ में आ रहा है, या बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के फॉर्म में, सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, या फिर करेंसी के फॉर्म में, इस फॉर्म में पैसा को रखना है। तो मुझे बताइए, क्या आपके पापा बोलते हैं कि बेटा पैसे को इधर उधर मत करो, या तो गोल्ड खरीद लो या प्रॉपर्टी खरीद लो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, यस और नो? बोलते हैं ना कि बेटा गोल्ड खरीद के रख लो, क्योंकि पैसा हार्ड कैश रखोगे अकाउंट में तो कुछ ना कुछ खर्चा कर ही दोगे, तो गोल्ड खरीद रख लो, इमरजेंसी में कुछ अनहोनी हो गया, भगवान ना करे, तो क्या कर दो, इस गोल्ड को बेच के कर लो। हालांकि ये वो गोल्ड नहीं है कि जो शादी के टाइम पे मिलता है, आई डोंट वांट टू से लाइक दिस, यू हैव टू परचेज दिस गोल्ड्स। अब एनिवर्सरी में हस्बैंड वाइफ को देता रहता है गोल्ड, ये गोल्ड लो, ये डायमंड नेकलेस, ये वो, आपको पता है डायमंड जो देते हैं हस्बैंड वाइफ को, पता है ये सारी चीज़ें मुझे गोल्ड दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बट इट इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इमरजेंसी मनी, समझ रहे हो। हालांकि ये मैं कहना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू से कि वाइफ का गोल्ड बेचना पड़ जाए, मैं शादी वाला गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कौन से गोल्ड की बात कर रहा हूँ, जैसे एनिवर्सरी हो गया, कोई बर्थडे आ गया वाइफ का, या वाइफ ने खरीद के दे दिया, अगर वो भी जॉब कर रही है, हस्बैंड को डायमंड का कुछ खरीद के दिया कुछ, तो ये सब क्या है, कुछ इमरजेंसी हो गया, अटैक आ गया, किसी को फैमिली में कुछ हो गया, तो बाद में क्या किया जाए, इस गोल्ड को बेच के, और गोल्ड की प्राइस तो बढ़ती है, ये बात तो आपको मालूम ही है। प्रॉपर्टी जल्दी हो सकता है 2 दिन में ना बेचे, क्या ये बात सही है कि नहीं? अगर आपने बिल्डिंग खरीद लिया, सपोज बिल्डिंग करो, फ्लैट खरीद लिया आपने, ठीक है, आपके मामा जी को भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, अब 5 दिन के अंदर बोला जा रहा है कि 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है, किसी की क्लोज फैमिली मेम्बर को मिल गया, और आपके पास हाथ पैसा मांगा है, और आपके पास आपने फ्लैट में इन्वेस्ट कर रखा है, तो क्या आपका वो 2 दिन में फ्लैट बिक जाएगा? बोलिए, क्या बिकेगा? यस, नहीं बिकेगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी। एक ऐसा लिक्विड जिसको तुरंत किया जाए, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म का मतलब लिक्विड कैसा होता है, किसी भी फॉर्म में हम उसको करेंसी का फॉर्म बना सकते हैं। गोल्ड को तुरंत बेचा, सुबह में प्रॉब्लम था, सुबह मतलब प्रॉब्लम आई, कल ऑपरेशन है, सुबह में गए गोल्ड के पास बेच दिया, और या बैंक में ही जाके जमा कर दिए, जिस बैंक में आपका अकाउंट है ना, और बैंक वाला बोलता है ठीक है मैं इसका इतना पैसा देता हूँ, आप इतने टाइम में आप ये पैसा लौटा देते हो, तो गोल्ड आपका, नहीं तो गोल्ड गायब। समझ रहे हो कि नहीं? यस और नो? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो ना बात? बोलो, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकर्स बैंक का मतलब बैंक को पैसा देती है, ये बात क्लियर हो गया। सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू अदर बैंक्स वेन एवर रिक्वायर्ड बाय देम थ्रू मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्ट्स एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। किसी कोई, अच्छा जनरली मुझे बताओ, बैंक को अगर पैसे की ज़रूरत पड़े, मान लो पंजाब नेशनल बैंक है, उसको पैसे की ज़रूरत है, कुछ प्रॉब्लम आ गई पैसे में, तो वो क्या करेगी? कस्टमर को क्या करेगी? लुभावने ऑफर्स देगी। क्या देगी भाई? क्या देगी? ऑफर देगी। क्या देगी?
कि आप आज जो है ना, ठीक है, अपना गोल्ड या कोई भी चीज़, कोई भी आप क्या करो, फिक्स डिपॉजिट करो। आज मान लो 1 लाख रुपए का कम से कम फिक्स डिपॉजिट करते हो तो 5 साल के बाद इसका पैसा डबल हो जाएगा। आपको बैंक बोल रही है, पंजाब नेशनल बैंक। तो आप क्या सोचते हो, 5 साल में डबल हो जाता है, उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कितना मिल रहा है, 20%। नहीं क्या, 1 साल में 20% का 1,20,000 हो गया, तो 2 साल में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यस और नो, 20 × 5 1 लाख। यानी आपको लुभावना ऑफर दिया किसने, पंजाब नेशनल बैंक ने। तो आप क्या करो, कस्टमर क्या करेगा, फटाफट आ गया, ऐड आ गया, सब कुछ आ गया मान लो, तो कस्टमर क्या सोचे, अरे यार बहुत अच्छा मौका है। अपन क्या करते हैं, जिनके पास भी जो कॉर्पस है 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख, वो क्या कर दिया, कस्टमर क्या करेगा, पंजाब नेशनल के बैंक के पास जाएगा और फिक्स डिपॉजिट के रूप में दे देगा। अब वही पैसा को यूज करके बैंक वापस खड़ी हो जाएगी अपने पैर पे, मतलब और बेटर कर लेगी, ग्रोथ कर लेगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, कस्टमर को ऑफर दिए जा रहे हैं फिर भी कस्टमर पैसा नहीं दे रहा, क्योंकि क्लाइंट के पास मार्केट में पैसा ही नहीं है। तो पंजाब नेशनल बैंक फिर किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, बोलो, अपने पापा के पास जाएगा। अपने पापा के पास जाएगा, पापा मदद करा, है ना ठीक है, समझ में आई कि नहीं बात, ठीक है। तो आरबीआई बोलेगा ठीक है बेटा, हम तो 4% देंगे, लेकिन बाद में तुमने कस्टमर को दिया तो कितना % देना पड़ गया तुमको, फिक्स डिपॉजिट में 20%, मान लो 10% भी देना पड़ा, बट आरबीआई को कितना देना पड़ेगा, 4%। राइट, क्लियर है कि नहीं। तो ऐसा होता रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब आखिरी उम्मीद कौन है, आरबीआई। कोई ना मदद करे बेटा तो मेरे पास आ जाना, तुम्हारे जिसको तुमने लोन दिया वही तुमको मदद नहीं करे, टेंशन ना लो, हम हैं तो क्या गम है। चलिए आगे बात करते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट क्रेडिट रिफाइनेंस, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझिएगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट रिफाइनेंस मतलब जब आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ बाहर भेजते हो, यस, बाहर आपने प्रोडक्शन किया, कहाँ पे, कहाँ किया, इंडिया में किया, यस, बोलो, क्लियर है ना। अब आप वो प्रोडक्शन किया हुआ चीज़ को कहाँ भेजना है, बाहर भेजना है। कहाँ भेजना है, यूएस भेजना है। तो मुझे बताइए, यूएसए वालों ने बोला कि ठीक है मुझे $3,000 का प्रोडक्ट दे दो, किस पे, क्रेडिट पे दे दो। मुझे बताओ कि जब माल पहुंचेगा वहाँ टेस्ट होगा, यूज होगा, माल बिकेगा यूएसए में, तब ना पैसा आएगा जी, बोलो बोलो। अब 2 तरीका हो सकता है, या तो डायरेक्ट मिल जाए, और डायरेक्ट ना मिले तो मदद कौन करेगा इसमें, प्रोडक्शन। अब उसने दे दिया कि $3,000 का मुझे क्या करो, छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा अमाउंट ले मैं, कि मुझे सप्लाई करो प्रोडक्ट। तो इतना डिमांड तो आ गया, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए पैसा ही नहीं है। अब बताओ कोई एडवांस पेमेंट करे, इस बात की कोई गारंटी है क्या। एक बात बताओ, आप दुकान में जाते हो कुछ भी खरीदने के लिए, तो क्या आप एडवांस पैसा देते हो कि फिर वो माल मंगाता है, या फिर माल रखा रहता है तो आप जाके खरीदते हो, बोलो। कोई भी मॉल में ऐसा तो नहीं है ना कि मैडम आज पैसा दे के कल आप लेके जाना, ऐसा होता है क्या, टेक्निकली नहीं होता। तो वही चीज़ है कि दिवाली के टाइम पे आईफोन की बहुत रिक्वायरमेंट आ जाती है, मतलब आईफोन या मोबाइल फ़ोन्स बहुत सारे आ जाते हैं। आपको क्या लगता है वो सारी चीज़ें का परचेज़ किया हुआ चीज़ है वो, नहीं। इंडियन मार्केट है कि दिवाली में जश्न मनाती है, तो ठीक है जी आप भेज दो, इतना प्रोडक्ट बिक जाएगा तो हम भेज देंगे आपको पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बिकेगा तो लेके जाना वापस। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्शन, पता है सब लोगों को डिमांड बढ़ना ही बढ़ना है दिवाली के टाइम पे, सबको मालूम है। वैसे ही यूएसए में शिकागो, लॉस एंजलिस, यहाँ पे जो जेसस का होता है, बिग जेसस जान रहे हो ना, 25 दिसंबर को, ठीक है, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, डिमांड बढ़ जाती है ना। जब एनुअल डे होता है तो उस समय डिमांड बढ़ जाती है शिकागो में, है ना, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो वही कहा जाता है कि क्रेडिट रीफाइनेंस, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था, हालांकि एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट क्रेडिट रीफाइनेंस। हैव यू हर्ड द वर्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट रीफाइनेंस। मान लो एग्जाम्पल बनी नाम है, ये जो तुम्हारा नाम नेहा नाम है, सो नेहा हैव यू हर्ड अबाउट दिस टेक्निकल टर्म एक्सपोर्ट क्रेडिट रीफाइनेंस। यस सर। व्हाट इज दिस, कैन यू एक्सप्लेन मी। या सर श्योर। सो व्हाट हैपेंस लाइक दिस जो भी तुमको बताना है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हालांकि सब हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पता चला यहीं पर डिटेल में करेंगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। चलो
ठीक है, ये सब टेक्निकल टर्म हम आपको आगे भी बताएंगे, बट एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। कंट्रोलर ऑफ बैंक्स, वन ऑफ ग्रेटेस्ट नीड क्या है? हर बैंक को क्या करना? कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना। किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है किसी बैंक को? क्यों कंट्रोल करना जरूरी है? बताओ, क्यों कंट्रोल करना जरूरी है? बोलो। क्योंकि सब लोग अपना अपना अगर पॉलिसी बनाएगा तो क्या ये सही है? अपना अपना इंटरेस्ट रेट रखेगा तो क्या ये सही है? बोलिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, चूँकि नहीं तो मैं बाद में पता नहीं आप भूल जाओ। एमएसएफ का मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या होता है? मैं सोचा बाद में बताऊंगा, लेकिन बाद में पता चला, बाद में टाइम नहीं मिला, तो स्टैंडिंग फैसिलिटी। साथ साथ में मैं आपको बैंकिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, है ना, फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कभी कभी आप लोगों को ऐसा होता है कि आप, भगवान ना करे ऐसा, कभी अंकल का एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, एकदम देसी स्टाइल बात कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल टर्म में तो आपको पढ़ा दूंगा मैं, बट आप एग्ज़ाम के टाइम में भूल जाओगे। हुआ क्या? अंकल का एक्सीडेंट हो गया और ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला, और 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। आपके एटीएम से कितना पैसा निकाला जा सकता है? मान लो आपके पास 4 एटीएम है, सबका, मम्मी का, पापा का, आपका, आपके भाई का, 4 एटीएम। एटीएम से 50,000 निकाल सकते हैं रातों रात? यस और नो? 4 एटीएम से खाली भी कर दें रातों रात तो कितना का अरेंजमेंट हो गया? 2 लाख। लेकिन हॉस्पिटल वाला बोलता है 5 लाख रुपया रातों रात 12 बजे रात में मैं ऑपरेशन शुरू करता हूँ, नहीं तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। कौन बोल रहा है ये बात? डॉक्टर। तो मुझे बताओ, आप 2 लाख का अरेंजमेंट तो कर लिए अपना एटीएम से निकाल के, बाकी 3 लाख रुपये तो बैंक खुलने के बाद ही मिलेगा ना? ये सुनो, अरे बोलो ना, नहीं बोलोगे? बैंक खुलेगा सुबह में तभी जाओगे ना लेने के लिए। सही बात है। इस केस में आप क्या करते हो? इस केस में क्या करते हो? आप पड़ोसी से मांगते हो यार 1 लाख रुपए देना, सुबह में निकाल के देता हूँ। 6-7 पड़ोसी से पैसा मांगते हो, ये आप करते हो जनरली। लेकिन मुझे बताओ कि अगर आपको पैसा पड़ोसी से लेना पड़ जाए तो बैंक किस काम का? बैंक, हम 1 लाख रुपए कमाते हैं महीना, 1 लाख रुपये महीने का हमारी कमाई है, और बैंक वाला मुझे रातों रात 5 लाख रुपये ना दे सके तो ऐसा क्या बैंक काम का? मेरे बैंक में पड़े हैं 25 लाख रुपया और मेरे को 5 लाख की ज़रूरत पड़ी रात में, इमरजेंसी 12 बजे रात में, और मैं निकाल ही ना पाऊँ तो ऐसा बैंक किस काम का? बोलो, सही बात है कि नहीं? यस और नो? बोलो। मेरे बैंक में मान लो 70 लाख रुपए पड़े हैं और मैं निकाल सिर्फ 50,000 ही सकता हूँ। इमरजेंसी मेरे को 5 लाख की ज़रूरत पड़े और मुझे हाथ फैलाना पड़े अपने पड़ोसियों के पास, अपने चचेरे भाई और मेरे भाई के पास, तो ऐसा क्या ज़िंदगी, ऐसा क्या फ़ायदा 70-80 लाख रुपया बैंक रखने का? क्या ये बात सही है कि नहीं? बोलो, यस और नो? बोलो। अरे बोलो ना, नहीं बोलोगे? अगर नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो फिर मैं नॉर्मल तरीके से जाऊँगा। अगर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बराबर ना? तो चलिए, तो इस सिचुएशन में क्या करता है बैंक जो है ना, एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जिसको आम आदमी को बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। क्या बोला जाता है? ओवरड्राफ्ट। क्या बोला जाता है? अगर हम लोग नॉर्मल लोग हैं तो हम लोगों को बैंक क्या देती है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसको बोलते हैं 1 नाइट लोन। क्या बोला जाता है? 1 नाइट लोन। रात के लिए 24 घंटे के लिए आपको लोन मिलेगा। नाइट का मतलब ये नहीं कि 12 बजे रात के लिए चाहिए, 24 घंटे के लिए आपको लोन मिलेगा। हाँ, अगर मान लो इमरजेंसी में किसी को पड़ोसी की ज़रूरत पड़ जाए और कोई सिर्फ, अब बाकी तुम पड़ोसी से मांग रहे हो, वो भी बोलेगा कि यार मैं भी तो 50,000 ही निकाल सकता हूँ, आपका भाई भी बोल रहा है मैं 50,000, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ गई 10 लाख की और महीने की कमाई आपकी 1 लाख की और आपके अकाउंट में पड़ा है 4 लाख और आपको कितनी की ज़रूरत है? 6 लाख की ज़रूरत है। यस और नो? है ना ज़रूरत? तो इस केस में क्या करती है बैंक? बोलती है अरे सर आप टेंशन ना लो, अभी तक आपने 5 साल से मेरा खाता मेंटेन कर रहे हो और अभी तक आप, अगर मैं 12-5 60 लाख का ट्रांजैक्शन आप कर चुके हो आज तक मेरे साथ, पंजाब नेशनल बैंक बोलती है, हाँ, तो कोई बात नहीं सर, आपको पैसे की ज़रूरत पड़े ना तो आपको मैं ओवरड्राफ्ट दे रहा हूँ 10 लाख का। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप 10 लाख निकाल सकते हो। 10 लाख नहीं तो चलो कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख तो मैं आपको क्रेडिट देता हूँ। ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट यूज करके इमीडिएटली 5 लाख निकाल सकते हो। लेकिन एक बात का सर याद रखिएगा, अभी आपके अकाउंट में अगर 2 लाख रुपए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 लाख में दे रहा हूँ तो एक 24 घंटे के लिए दे रहा हूँ। कितने घंटे के लिए दे रहा हूँ? 24 घंटे के लिए। ये कब होता है? जब बहुत मरने जैसा सिचुएशन हो जाए, इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए। लेकिन 24 घंटे के बाद आपको क्या करना है? उस पैसे को लौटा देना है, चाहे कहीं से भी लाओ पैसा लौटा के। समझ में आ रही है कि नहीं बात? लेकिन अगर हम नहीं लौटा पाए तो, अगर हम 24 घंटे में लौटा नहीं पाए तो क्या होगा हमारे साथ?
बताइए, बैंक बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से पर डे इंटरेस्ट जोड़ते जाएगी। मेरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जनरली बैंक से तुम लोन लेते हो तो मंथली इंटरेस्ट लगता है या ईयरली लगता है, सही बात है कि नहीं? लेकिन अगर तुमने ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी यूज किया है तो पर डे इंटरेस्ट लगेगा। मेरी बात समझ रहे हो? क्या क्या बोला मैंने? नहीं बोलोगे? पर डे इंटरेस्ट लगेगा। और ये बात याद रखना, अगर 10% का इंटरेस्ट 1 लाख पे लग रहा है तो समझ लो हो सकता है 24,000 रुपये पर डे तुम्हें को एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाए, ऐसे नौबत आ सकता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? एक सेकंड होल्ड करो। हेलो, हाँ बोलो ना। हाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ। हेलो, हाँ तो कहाँ थे हम लोग? समझ में आपको किस क्या सिचुएशन आपको हैंडल करना पड़ सकता है? क्या सिचुएशन हैंडल करना पड़ सकता है? ठीक है, कि आपको 24,000 रुपये भी पे करना पड़ सकता है। और आप चाहोगे ऐसा कर, ऐसा चाहोगे ऐसा हो, चाहोगे ऐसा हो आपको 24,000 रुपये पे करना पड़े? नहीं चाहोगे ना, कभी नहीं चाहोगे, है ना? बोलिए, क्लियर है कि नहीं? यस और नो? तो वही चीज़ कहने का मतलब ये है कि आपको मदद भी किया मैंने इमरजेंसी में, आप पैसा नहीं लौटा पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं जी, आप दीजिए इंटरेस्ट, है ना? आपने रिस्क लिया तो हमने मदद भी किया, जान भी बच गया आपके अंकल का। तो अब ये तो था पर्सनल आदमी के लिए, एक पर्टिकुलर आदमी के लिए। लेकिन अब हम बात करेंगे किसकी? बैंक के लिए। तो मान लो रातों रात पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। अगर आग लग गई तो क्या हुआ होगा? करोड़ों का नुकसान हो गया होगा। रात में रात आग लग गई तो क्या होगा? पैसा तो लौटाना पड़ेगा ना, जाएगा ना कस्टमर कि दो मेरा पैसा दो, हमको ज़रूरत है। तो क्या करेगा आरबीआई? क्या करेगा? बोलेगा भैया सर मुझे 2 दिन के लिए दो, मैं दूसरे ब्रांच से दूसरे स्टेट से मंगा के उस बैंक में डाल दूंगा, तब तक जब तक वो सारी चीज़ें ठीक ना हो जाए, 2-4-5 दिन। सही है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ जी। yes, sir. तो बस वही चीज़ है कहने का मतलब कि कहाँ थे हम लोग? SLR की बात कर रहे थे ना, स्टैट्यूटरी नहीं MSF की बात करते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग मतलब मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, मतलब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, चिंता ना करो। एकदम देसी स्टाइल में अपन बात कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रही है कि नहीं बात? यस और नो बोलो। ठीक है, तो ये MSF की बात थी। किसकी बात थी? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब क्या होता है कि 1 नाइट लोन, है ना? क्या? 1 नाइट लोन विच इज़ गिवन टू शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, और एक बात है, लोन कैसे ऐसे ही देते? पेपर वर्क भी तो करना पड़ेगा ना। उसमें क्या होता है, बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देनी पड़ती है। देना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है कि बैंक, अब मुझे बताओ कि तुमको बैंक अगर लोन देती है 1 दिन के लिए, मान लो दिया, तो कुछ सिक्योरिटी लेगी कि नहीं? तुम्हारा गोल्ड रख लेगी, कुछ तो लेगी ना? यस और नो? कि ठीक है जी 2 दिन में नहीं लौटाए तो पैसा तुम्हारा गोल्ड गया। सही बात है कि नहीं? वैसे ही बैंक्स को आरबीआई को क्या देना पड़ता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये वो चीज़ है जो परचेज करती है क्या? बैंक। किससे? आरबीआई से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली, है ना? अब इसके ऊपर कुछ फेस हम लोग बाद में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी कमर्शियल बिल्स होगा, है ना? कमर्शियल बिल्स के बारे में बात करेंगे, है ना? ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आने वाली है जब हम बैंकिंग की बातें करेंगे। क्योंकि आज आरबीआई का बात कर रहे हैं तो इसमें ही इतने टर्म्स हैं जिसका मतलब क्या बोलते हैं, बहुत एक्सपेंडेड चीज़ें हैं। तो लिक्विड, अगला टर्म है हमारा क्या? LAF। LAF का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ज़रा समझ लो, मैं फिर बाद में आगे बताऊंगा डिटेल। हालांकि ये सब चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। LAF, LAF क्या होता है हमारा? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक पॉलिसी है जिसमें कि आरबीआई, देखो यहाँ पर जरा समझना, ये आरबीआई है और ये क्या है? हमारा बैंक है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, अब बैंक क्या करती है? मनी बोरो करती है। क्या करती है? क्या करती है बोलो?
मनी बोरो कर दिया। एक तो होता है कि रेपो रेट से हुआ, रिवर्स रेपो रेट हुआ, वो अलग बात है, बट यहाँ थोड़ा मामला अलग है। इसमें क्या होता है, रीपरचेज एग्रीमेंट बनता है। रीपरचेज क्या बनता है, अच्छे समझ लो, इंटरव्यू में पूछा जाएगा ये सब। रीपरचेज एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है, रीपरचेज एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। किसका, रिवर्स रेपो रेट का, ठीक है। इसमें क्या होता है मुझे बताओ, पैसे की ज़रूरत किसको है, बैंक को ज़रूरत है, पैसा चाहती है, बोरो किया है बैंक ने, तो वो बोलती है कि ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, आप जो है ना इस एग्रीमेंट पे साइन कर दो। सर कैसा एग्रीमेंट, देखो ऐसा है कि तुम मुझसे पैसे ले रहे हो, बोलेगा हाँ ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कब लौटाओगे, सर लौटा देंगे, कब बताओ, लिख के दो, ठीक है जी हम लिख के देते हैं। इंटरेस्ट, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब तक तुम्हारा पैसा रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, लगता रहेगा, ठीक है, बात क्लियर है नहीं। और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि आप कितने दिन के लिए पैसा चाहिए आपको, 15, इसके बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, 90 डेज़ का होता है ना, समझ में आ रहा है, कितने डेज़ का होता है, हम बाद में भी बहुत चीज़ें बात करेंगे, कमर्शियल बिल्स के बारे में बात करेंगे। 90 डेज़ का होगा, 180 डेज़ का होगा, कितने देर के बाद लौटाओगे ये बताओ, क्लियर करो, पहले फाइनल कर दो कि लौटाओगे कब। अब जैसे आप पड़ोसी से पैसा लेते हो तो कैसे लेते हो कि भाई 5 दिन में लौटा दूंगा, मैं कल लौटा दूंगा, यार 1 महीने के लिए चाहिए, भाई 1 साल के लिए चाहिए। बैंक से जब लोन लेते हो घर लेने के लिए तो 10 साल के लिए लेते हो, आप 20 साल के लिए लेते हो, सही बात है कि नहीं। तो बैंक क्या करती है, आपका घर का कागज़ रख लेती है, यस और नो। तो एग्रीमेंट है ना, जो एग्रीमेंट आपने किया है बैंकर ने बिल्डर के साथ या आपने किया है, तो वो कागज़ किसके, ओरिजिनल कागज़ किसके पास होती है, आपके घर की, बैंक के पास। उसी तरह से ओरिजिनल जो परचेज एग्रीमेंट है ओरिजिनल किसके पास है, आरबीआई के पास। और आपको ये बताना पड़ता है कि कितने दिन में लौटाओगे, एंड देन स्ट्रिक्टली उसको आपको लौटाना ही पड़ेगा, नहीं तो सारा पैसा किसके पास चला जाएगा, आरबीआई के पास। इस केस में भी क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि अगर आप लौटा देते हो वो पैसा तो हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देंगे, लेकिन ये तो अलग बात है जो हम आगे चल के बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आप काम करो, मुझे एग्रीमेंट साइन करके दे दो, हम पैसा दे देंगे आपको, और मुझे टेन्योर बता दो कि पैसा मुझे कब दोगे। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं। और आरबीआई के पास क्या होता है, लोन के तरह से चीज़ें काम करेगी, ठीक है। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आरबीआई से ले सकते हैं और टाइम बाउंडिंग भी रहेगा। चलो अगला पॉइंट है क्या मेरा, कंट्रोलर ऑफ बैंक्स। क्या है बोलो, कंट्रोलर ऑफ बैंक। कंट्रोलर मतलब आरबीआई सारे बैंक को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है, कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ सेट गाइडलाइंस। और कोई मोनोपोली नहीं चलेगा किसी बैंक का, किसी बैंक का क्या नहीं चलेगा, कोई मोनोपोली नहीं चलेगा। और टाइमली क्रेडिट होनी चाहिए सारी इकोनॉमी के सेक्टर्स में, चाहे वो प्रोडक्ट सेक्टर हो या कौन सा सेक्टर हो, सर्विसेज सेक्टर हो। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आगे आरबीआई क्या क्या करती है, डायरेक्शंस देती है, कैरीज इंस्पेक्शन ऑन साइट एज वेल एज ऑफ साइट एंड एक्सरसाइजेज मैनेजमेंट कंट्रोल। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर होते हो ना, मेरी बात सुन रहे हो सब लोग, हाँ जी, ये ग्रेड बी यही है कि सब सारे लोग के पास आगे क्या आएगा, रिपोर्ट लेने जाएंगे कि देखिए सबके पास सीआरआर जितना होना चाहिए उतना है, सॉरी एसएलआर जितना चाहिए, लिक्विडिटी सारे बैंक के पास है कि नहीं, आप बताइए आपने इस महीने कौन, मतलब आप एक तरह से क्या कर रहे हो, पावरफुल इंसान हो, किसी भी बैंक पे कभी भी जाके क्या कर सकते हो, इंस्पेक्शन। और बैंक का मैनेजर बैठेगा या फिर ब्रांच मैनेजर बैठेगा, सर हमने ये बिज़नेस किया, इतने अकाउंट्स ओपन किए, इतना ये किया, इतना वो किया, इतना ये किया, इतना बिजनेस किया, इतने लोगों को लोन दिया, पूरा का पूरा रिपोर्ट कौन लेगा, कौन लेगा, आरबीआई के कौन लेंगे। अब ग्रेड भी तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोला आरबीआई के ऑफिसर्स लेंगे, सारे बैंक में जा करके क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। तो आप चाहते हो कि पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करना, आप चाहते हो बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करना, जिस दिन आप मैनेजर बन जाओगे ना बैंक ऑफ इंडिया के, तो आरबीआई वो आकर के पूछेगा, हाँ जी क्या, कितना बिजनेस, कितना लोन, कितना नुकसान, कितना प्रॉफिट, क्या हुआ बताओ,
इसी मामले में एक कौन सा था, डीएलएफ बैंक कोई था, डीएचएफएल शायद, आई थिंक, हाँ ऐसा ही कुछ था, जिसका दीवार निकल गया। जिस आदमी की सैलरी 20,000 थी उसको 40 टाइम्स 80 लाख रुपए तक का क्या दे दिया था उसने, लोन दे दिया। आदमी ज़िंदगी भर मर जाएगा कमाते कमाते तो भी लोन पूरा नहीं कर सकता है। लोगों ने गलतियां कर दी। ये तो नॉर्मल बात थी, ये तो बैंकिंग, ये तो लोन वाला सिस्टम अलग है। बट यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक को जा करके बैंक ऑफ इंडिया में आप जाते हो तो आरबीआई के अंडर ही हो आप। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, अगर आरबीआई में चले गए तो फिर तो क्या हो, सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। समझ में आई बात? यस और नो? ऑन साइड भी हो सकता है, ऑफ साइड भी हो सकता है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब लिक्विडिटी इन द मार्केट। लिक्विडिटी इन द मार्केट मतलब क्या होता है, कितना कॉर्पस है। कॉर्पस किसी भी तरीके से हो सकता है, वो आपका कैश में भी हो सकता है और किस में हो सकता है, कैश में भी हो सकता है और गोल्ड में भी हो सकता है। समझ में आई बात? यस और नो? कैश में भी हो सकता है और किस में हो सकता है, गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है। तो देखिए, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, लिक्विडिटी इन द मार्केट इज मेंटेन बाय आरबीआई। आरबीआई के थ्रू लिक्विडिटी मेंटेन करना होता है। और इस प्रोसेस में एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहे, फिक्स्ड रहे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहे, फिक्स रहे, इंक्लूडिंग बैंक रेट। जरा आप समझिएगा, मैं आपको बैंक रेट के बारे में बताता हूँ। बैंक रेट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक रेट? किसी को पता है बैंक रेट किसको बोलते हैं? हाँ भाई बोलो, बैंक रेट आपको पता है? बैंक रेट बोलो। बैंक रेट का मतलब ये होता है कि जिसमें आरबीआई, ठीक है, आरबीआई क्या करती है, जैसे मान लो कमर्शियल बैंक्स है ना, क्या है, कमर्शियल बैंक्स है। कमर्शियल बैंक कौन सा हो सकता है भाई? पंजाब नेशनल बैंक मान लो, है ना, बैंक ऑफ इंडिया मान लो। इस पे जो रेट क्या करती है, फिक्स करती है। क्या करती है? फिक्स करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट डोमेस्टिक बैंक के ऊपर शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए। किसके लिए? शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए। शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करती है वो है क्या, हमारा आरबीआई। जो फिक्स करती है उसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट। जैसे पंजाब नेशनल बैंक बोलता है कि मुझे 3 महीने के लिए पैसा चाहिए सर, कोई बोलता है साल भर के लिए चाहिए, कोई बोलेगा 6 महीने के लिए चाहिए, कोई बोलेगा 1 महीने के लिए चाहिए, और कोई बोलेगा 1 दिन का हो गया तो फिर तो वो अलग मामला है उसका तो फिर ओवरनाइट लोन का तो अलग सिस्टम है। लेकिन आपको महीने भर के लिए चाहिए, 2 महीने के लिए चाहिए, साल भर के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, तो मतलब इन एन एवरेज 1 साल से ज़्यादा नहीं लेते हैं लोग, लेकिन फिर भी जिस रेट पे फिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए ज़रा, बैंक रेट अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये सब लोग नोट डाउन करो सब लोग, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आप लोगों के पूछा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो आज का है, देख लो क्या पोजीशन चल रहा है। बैंक रेट आई थिंक 9% है, आई थिंक सो करंट। CRR 3% है। एवरीडे चेंज होता है, एवरीडे चेंज नहीं होता है, मतलब महीने 3 महीने पे क्वार्टरली चेंज होता है, 3 महीने पे, ठीक है। लेकिन कभी इमरजेंसी में चेंज करना पड़ जाए, कोई इमरजेंसी केस आ गया तो बात अलग है, ठीक है। जैसे कि देखो, ये लिख लो, तो एग्ज़ाम जब देने जाओगे ना तो एकदम ईमानदारी से क्वेश्चन आना ही आना है, सोचने की बात ही नहीं है। कोई भी जब मेंस का एग्ज़ाम देने जाओगे आप बैंकिंग का, तो 100% इसमें से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, कोई चांस ही नहीं कि नहीं रहेगा। तो देखो बैंक रेट अभी कितना चल रहा है, 4 अच्छा इतना कम कर दिया जी, 4.25% है। MSF कितना है, 4.25%, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फी, रिवर्स रेपो रेट 3.3% हम लोग देखे ही थे। यस और नो? समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? हाँ जी, ये मैं आपको भेज देता हूँ, आपके इसमें ग्रुप पे भेज देता हूँ, नोट डाउन भी कर लेना, आप लोग को दिक्कत नहीं, ठीक है। CRR 3%, SLR 18%, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट MSF है 4.25% और बैंक रेट है 4.25%। दोनों सेम है, MSF भी सेम है और बैंक रेट भी सेम है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। चलिए, तो जहाँ जहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं बताते चलूँगा। एंड एक्सरसाइज सिलेक्शन क्रेडिट कंट्रोल्स, है ना। अब देखो, आरबीआई का देना जानती है, निकलवाना भी जाती है, यस और नो? हाँ भाई,
सही बात है कि नहीं? तो अगर दे रही है तो क्रेडिट को कंट्रोल करना भी आरबीआई को अच्छे से आता है। तो जैसे टर्म्स उन्होंने क्या यूज किया, रिजर्व रेशियो, जो मैं आपको बता चुका हूँ। रिजर्व रेशियो किसको बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो, जिसमें कि एक बैंक अपने पास जो अमाउंट है वो किस फॉर्म में रखती है? कैश के फॉर्म में। कैश मतलब रुपीज़ के फॉर्म में। वर्स्ट केस में डॉलर्स भी बोल सकता है, बट टेक्निकली हम लोग रुपीज़ ही बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। ऑन मार्जिन ऑन सिक्योरिटीज़, ठीक है। सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में भी रख सकती है, क्रेडिट के फॉर्म में भी रख सकती है ना। चलिए आगे बात करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू। देखिए, एक्सटर्नल वैल्यू का मतलब इंडियन करेंसी है हमारा, ठीक है, और इंटरनल वैल्यू। मुझे बताओ, इंडियन करेंसी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? डॉलर्स पे। इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन का, रुपीज़ का क्या वैल्यू है? अब मुझे बताओ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आज से 20 साल पहले अगर मैं 10,000 पर जमा कर होता ना मेरे पास, 10-20 साल नहीं पकड़ो, चलो 30 साल पहले कर, 30 ईयर्स बिफोर, एक वो बोलो बिफोर, अगर मेरे पास 10,000 होता ना तो सेविंग्स होता, तो लोग बोलते यार बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर लिया। लेकिन मैं बोलूँगा 10,000 रुपये सेविंग्स था मेरा, मान लो 10,000 रुपये मैंने रखा था जमा करके 30 साल पहले। आज मैं बोलूँगा कि 10,000 मैंने सेविंग्स किया है, बताओ क्या हमें इज्जत मिलेगा अभी? हाँ जी बोलो तुम्हें मैं बोलूँगा यार मैंने ना 10,000 रुपये सेव किया है। मैं क्या बात कर रहे हो यार तुम? अब यही बात बोल देता कि 10,000 मैंने सेव किया है 30 साल पहले, मेरे डैड ने, जो भी हैं, दादाजी ने, या वटेवर जो भी हैं, बोले बाप रे बाप 10,000 रुपये सेव है इनके पास, बैंक में है। तो समझिए कि दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? बताइए ज़रा, हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलिए यस और नो। लेकिन अगर मैं यही चीज़ अभी बोलूं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया सेव है, 1 करोड़ रुपये सेव है, 1 करोड़ छोड़ो, मैं बोलता हूं कि 10 लाख रुपए सेव है, तो मार्केट वैल्यू है कि 10 लाख रुपए का वैल्यू है ना। लेकिन आज से 30 साल बाद जब मैं बोलूँगा ना 10 लाख सेव है, तो शायद इसकी वैल्यू उतनी ना रहे जितनी कि आज है। आज का 10 लाख आगे के 20 लाख के बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो वही चीज़ कहने का मतलब, तो कहने का ये है, चाहे इंटरनल हो या क्या हो, एक्सटर्नल हो, तो फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या होगी टाइम पे? एक टाइम ऐसा था जहाँ तक कि मुझे याद है कि मैं 45 रुपये तक याद था मुझे कि $1 की वैल्यू थी, जब मैंने थोड़ा एजुकेशन कंप्लीट किया। और मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? आई थिंक 2005 की मैं बात कर रहा हूँ, 5 या 7 की, है ना। तो $1 के लगभग 45 रुपये चल रहा था रेट, आज 70 रुपये। तो लगभग आप देख रहे हो कितना टाइम्स बढ़ गया ये? लगभग मतलब लगभग कितना % बढ़ गया? बोलो, चलो 50 रुपये पकड़ लेते हैं, कितना %? 40%? ये सुनो, 40% और 50 कितना होता है? 20। तो 40% बढ़ गया लगभग। आप कहने का तो आप चाहते तो 50% बोल सकते हैं, बट वो ज़्यादा हो जाता है, बट 40% अपन पकड़ सकते हैं। तो यानी अगर मेरे पास 10,000 रुपये था उस समय पे, तो उसका वैल्यू 14,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो 40%, एक रुपये अगर तुम 1.4 टाइम्स करोगे तो सोचो कितना अमाउंट, बड़ा अमाउंट हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हेल्ड बाय आरबीआई एंड ऑल्सो हेल्ड वाइड पावर टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस अंडर फॉरेन एक्सचेंज। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, यानी कोई भी पैसा बाहर भेजिए, ये याद रखिएगा एग्जाम में, फीमा बोलते हैं लोग, FEMA, बहुत पॉपुलर वर्ड है ये, फीमा एक्ट। कौन सा एक्ट बोलते हैं? फीमा एक्ट का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एकदम इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ईमानदारी से कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फीमा? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं? तो अभी हम कोई भी चीज़ बाहर भेजते हैं तो हमें उसकी उतनी वैल्यू मिलेगी, यस और नो, जिसका इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे प्राइस है, यस और नो? बोलिए, क्लियर है कि नहीं? यस है कि नहीं? तो आपको उतनी पैसे मिलेगी जिसका इंटरनेशनल मार्केट में उसकी एक्चुअल में वैल्यू है ना, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी एक्चुअल क्या है? वैल्यू। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला, अच्छा मुझे छोटा सा एग्जांपल लो, छोटा सा एग्जांपल लेता, हालांकि ये एग्जांपल बड़ा वाहियात है। मुझे मान लो कि फेयर एंड लवली का आपने सुना होगा, क्रीम आता है, यस आता है ना,
ठीक है। मान लो इंडिया में वो चीज़ मिलता है 70 रुपये का, कितने का मिलता है, चलो 70 मत मानो, मान लो 140 रुपये का मिलता है 100 ग्राम का ट्यूब। हालांकि मुझे बताना थोड़ा इसलिए ज़रूरी लगता है कि अब मुझे बताओ कि मान लो फेयर एंड लवली है ना, कोई दूसरा कनाडा का नाम ले लो, मान लो कनाडा में भी ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। तो मुझे बताओ, कनाडा छोड़ो यूएसए ले लेते हैं, आप लोग आसानी ये रही, मान लो कि यूएसए में भी एक्सपोर्ट होता है, हिंदुस्तान लेवल लिमिटेड का प्रोडक्ट है या जो भी है ना। अब यूएसए में जब जाएगा आदमी तो उसको कितने में खरीदेगा, $3 में या $2 में, बोलो। अगर 70 रुपये का रेट चल रहा है इक्वल टू $1, बोलो कितने परचेजिंग होगी इसकी, $2 में होगी, यस और नो, हाँ जी बोलो यस और नो। तो आप इंडियन मार्केट में अगर उसको $2 में दे रहे हो ना, मतलब 140 का है, तो इंटरनेशनल मार्केट में $2 ही उसकी वैल्यू होगी। अब बहुत आगे पीछे हो तो समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपीज़ का चीज़ वहाँ पे 700 मतलब $10 में बिकने लग जाए, 1400 में सेल होने लगे, ऐसा नहीं होगा। तो जो करेंसी जो वैल्यू वाली है ना, वो भी कहीं ना कहीं कौन डिसाइड करेगा, किसी भी प्रोडक्ट का इंटरनेशनल, ये तो मैंने छोटा एग्जाम्पल लिया, हालांकि यहाँ फिर ज़्यादा फिट नहीं बैठता, लेकिन मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका इंटरनेशनल वैल्यू है, वो भी किसके अंदर आएगा, हु विल मैनेज द एंटायर थिंग, आरबीआई। बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो, बोलो यस। चलिए अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब हम बात करते हैं आरबीआई की स्ट्रक्चर की, पूरे आरबीआई के डिपार्टमेंट की, है ना। आरबीआई डिपार्टमेंट मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, अगर फोटो दिख जाए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। डिपार्टमेंट, तो आप जब ज्वाइन करते हो तो आपको कोई भी डिपार्टमेंट मिल सकता है, मेरी बात समझ रहे हो, यस। तो यू कैन बी एलोकेटेड एनी डिपार्टमेंट, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी का डिपार्टमेंट हो, ठीक है, या मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट आपको एलोकेट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं इसके भेज दूंगा आपको जितने डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। चलिए मैं बाद में भेज दूँगा, इसमें टाइम वेस्ट करने फ़ायदा नहीं है, आगे बात करते हैं। कहाँ थे हम लोग, तो डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले आपको समझना होगा आरबीआई के बारे में, थोड़ा प्रोसेस है। तो आरबीआई में जो वर्क करते हैं, तो टॉप लेवल पे कौन होते हैं, सीबीडी होते हैं। कौन से होते हैं, सीबीडीज। सीबीडीज का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आप सुने, आपको दिखाया था ना मैंने, प्रमोशन का दिखाया था ना, हाँ भाई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का रो दिखाया था, बताने की जरूरत तो नहीं है ना, याद है ना आपको। तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसके बाद डेप्यूटी गवर्नर आ जाता है ना, फिर आपके गवर्नर आते हैं। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो या जो ऑफिसर्स हैं, तो ये हम पूरी डिस्कशन करेंगे। तो टॉप लेवल पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मतलब टॉप लेवल वो तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, बट उसके नीचे भी बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं जो आरबीआई को रन करते हैं। तो चलिए, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी होते हैं, ठीक है। इसलिए ताकि आरबीआई में कुछ गलत ना चल रहा हो, ऐसा पॉसिबल तो है कि आरबीआई में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है कि नहीं, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे जनरली जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स जो हैं, देख रहे हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाइट पैनल, वो जनरली कितने साल के लिए अपॉइंट या नॉमिनेट किए जाते हैं, 4 साल के लिए। तो एकदम ईमानदारी से समझ लेना, कुछ गड़बड़ मत करना एग्ज़ाम में, और सीधा सीधा इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये वो चीज़ है जो रियल में आप काम करने वाले हो। समझ पा रहे हो कि नहीं सब लोग? जो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, दैट इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम, बट इम्पॉर्टेंट इज़ व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ। क्लियर है? हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी राजेश्वर राव जी बन गए हैं, और इसमें से एक ने रिजाइन कर दिया है। आई थिंक एम के जैन जी तो हैं ही, एमडी पात्रा भी हैं, शक्तिकांत दास तो हैं कानून को। तो इसमें 3 दिख रहे हैं आपको, और एक और ज्वाइन कर चुके हैं। और कौन ज्वाइन कर चुके हैं? एम राजेश्वर राव, ठीक है। न्यू आरबीआई कौन? डेप्यूटी गवर्नर, न्यू डेप्यूटी गवर्नर,
गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? एम राजेश्वर राव, ठीक है, अभी रिसेंटली उन्हें ज्वाइन किया है, ठीक है। माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव, इन्होंने ज्वाइन किया है अभी। समझ में आ रही बात सबको? हाँ जी, तो इसमें लिखा नहीं था बट मैं आपको सोचा बता दूं। अपॉइंट्स एम राजेश्वर राव, ठीक है, एज आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। क्लियर है कि नहीं सबको? हाँ जी, बोलो, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग, थोड़ा हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं और डिटेल में थोड़ा। चलो, तो फुल टाइम गवर्नर होता है, यानी और नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो एक गवर्नर है, एक ने तो रिजाइन कर दिया था, ठीक है, तो 3 अभी यहाँ दिख रहा है आपको, एक एमडी पात्रा, दूसरा एमके जैन, तीसरा बीपी कानूनगो, ठीक है, और चौथा जो है वो कौन है? एम राजेश्वर राव। क्लियर है? यस और नो? मैंने आपको दिखाया भी है अभी, स्पेलिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एम राजेश्वर राव। चलिए आगे बात है, सब्सिडीज़ ऑफ आरबीआई। सब्सिडीज़ ऑफ आरबीआई देखो, ये एग्ज़ाम के पूछे जाते क्वेश्चन है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, DICGC फुल फॉर्म है इसका, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा एक बात बताओ कि आपने बैंक में पैसा जमा करके रखा है अपना अकाउंट में, आपने कल डाल दिया 15,000 रुपये, और बैंक वाला ऐसा बोले कि मैडम आपका कोई पैसा जमा नहीं है मेरे पास, जाइए यहाँ से, शक्ल मत दिखाइएगा। ऐसा चलता है क्या? हाँ भाई, ऐसा चलता है क्या? ऐसा होता है क्या? बैंक वाला बोलेगा नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं होता, आप जाइए, मैं आपको नहीं जानता, आप जहाँ जाना चाहिए, आप जो करना है कर लीजिए। कौन गारंटी लेता है इस बात का कि आपने पैसा जमा किया और बैंक में पैसा जमा और आपका पैसा वापस मिल जाएगा? कौन करता है? आरबीआई करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, क्योंकि इसमें लिखा रहता है मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। क्या लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है नोट पे? अरे बोलो ना, यस और नो? लिखा रहता है कि नहीं? भूल गए क्या? बेकार मामला है ये तुम लोगों का। हाँ, आई बियर टू प्रॉमिस टू पे 10 रुपीज़ टू द बियरर ऑफ दिस नोट, जो भी है ना। तो क्या है? वही तो है, एग्रीमेंट साइन किया हुआ स्टेटमेंट है कि आपका पैसा जमा है एंड यू विल गेट इट रिटर्न बैक। चलिए आगे बात, हालांकि इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, DICGC के बारे में, जो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। तो ये इसमें लिखा हुआ भी है, आपको मैं PDF भेजा नहीं हो ना, भेज दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये है ना DICGC, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, जो हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज देख लेते हैं हम लोग कहाँ तक कवर कर पाते हैं, ठीक है। आगे बात मेनली तो RBI का पार्ट हमें कवर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। चलिए दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये दो जो है फुल्ली सब्सिडरी किसका है? RBI। यानी ये दोनों बॉडी किसके सुपरविजन में काम करती है? RBI की, है ना, ठीक है। डायरेक्ट रिपोर्ट किसको करेगी? RBI को करेगी। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। वैसे भी हमारे पास 18 मिनट बचा है, तो देख लेते हैं ज़रा इंपॉर्टेंट फैक्ट। RBI कभी भी आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, जनरल पब्लिक से नहीं लेती है पैसा। क्या आप अपना पैसा कभी RBI में जमा कराते हो? क्या RBI में खाता खुलवा लिया? नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। प्राइम लेंडिंग रेट इज़ नॉट डिसाइडेड बाय RBI ऑफ द इंडिविजुअल बैंक्स। देखो हर बैंक ना, आपको पता है कुछ बैंक जैसे यस बैंक एक ऐसा बैंक था जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देता था। ये उनका पर्सनल मामला है कि आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोगों को देना चाहते हो, तो एक रेट डिसाइड कर लेती है कि इतना % इंटरेस्ट आप दे सकते हो। नहीं तो इसमें भी क्या है ना, RBI बहुत बाउंडेज रखता है। जैसे मान लो यस बैंक ने एक कस्टमर है, मान लो राहुल नाम का एक कस्टमर है, मनीष नाम का कस्टमर है, सुनीता नाम की एक कस्टमर है ना, समझ रहे हो मेरी बात। अब यस बैंक ने बोला कि आप अपना सेविंग्स अकाउंट यहाँ पे मेरे साथ खुलवाइए, सेविंग्स अकाउंट मेरे साथ खुलवाइए, तो मैं आपको 8% का इंटरेस्ट दूंगा। कितने % का इंटरेस्ट दूंगा? बोलो। 8% का।
राहुल का ऑलरेडी एसबीआई में बैंक अकाउंट है, मनीष का बैंक ऑफ इंडिया में है, और पंजाब नेशनल बैंक का सुनीता का पंजाब नेशनल बैंक में। अब यस बैंक वाला बोलता नया खाता खुलवाइए सर, पैसा रखिए हमारे पास, अपना जो भी ट्रांजैक्शन है मेरे बैंक से कीजिए, हम आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो अब राहुल के मन में लालच आएगा कि नहीं आएगा? बोलेगा यार एसबीआई वाला तो सिर्फ 5% देता है, तो यार अपन नया खाता खुलवा लेते हैं। तो अगली बार जब उसकी सैलरी आएगी तो किस बैंक में डालेगा वो बताओ? किस बैंक में डालेगा? यस बैंक में डालेगा। अभी देखना, अभी जन्नत दिखाता हूँ मैं आपको, कितना बड़ा गड़बड़ होने वाला है, अभी घोर अत्याचार होने वाला है उस राहुल के साथ, देखिएगा अभी। बैंक ऑफ इंडिया में मनीष का सैलरी आती थी, तो उसने बोला अरे यार चलो नया खाता खुलवाते, सैलरी का पैसा इधर डाल दिया। सुनीता ने भी पंजाब नेशनल बैंक वालों 6% देता था, सुनीता बोलती चलो यार यस बैंक में डालते हैं। तो अब ऐसा कर रहे थे सब लोग। अब सब लोगों को पैसा तो एनुअली मिलेगा या क्वार्टरली मिलेगा, सब लोग यही सोच के रहते थे कि मुझे 8% मिलेगा। लेकिन एकाएक यस बैंक का क्या हो गया? दिवाला निकल गया। क्या निकल गया? दिवाला। यानी जितना कॉर्पस मेंटेन करना था वो नहीं कर पाया, या जितना बिजनेस करना था उतना नहीं कर पाया, ग्रोथ जितना करना था नहीं कर पाया। तो बाद यस बैंक के साथ इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई कि उन्होंने कमिट तो किया था, कितना परसेंट देगा सेविंग्स? 8%। तो राहुल को 3 महीने तक तो दिया, मनीष को भी 3 महीने दिया, सुनीता को भी 3 महीने तक दिया, और एकाएक 3% पे आ गया वो कि भाई अब मेरी औकात नहीं है, हम 3% ही दे पाएंगे आगे से। माफ़ कीजिए मिस्टर राहुल, माफ़ कीजिए मिस्टर मनीष, माफ़ कीजिए मैडम सुनीता, हम आपको हाथ जोड़ लेते हैं, हम 3% से ज़्यादा आगे नहीं दे पाएंगे। तो मुझे बताओ, क्या एसबीआई जो हमेशा 5% या 5% से ज़्यादा देता था, बैंक ऑफ इंडिया 5% या 5.5% ज़्यादा देता था, पंजाब नेशनल बैंक जो 6% या 6% ज़्यादा देता था, 8% के लालच में फंस गए ना सब लोग? बोलो फंस गए कि नहीं फंस गए? अब वो क्या हो गया कि उनका पैसा तो पहले से जमा भी है, अब वो निकाल भी देंगे, तो एसबीआई वाला बोलेगा आओगे मेरे वापस घर तो हम तो 5% देंगे। तो फंस गया ना वो बंदा पूरे एनुअल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए। सही बात है कि नहीं? तो यही कहते हैं लालच क्या है? बुरी बला है ना? तो यहाँ पर सिचुएशन जो है, आरबीआई को इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि तुम कितने रेट से देना चाहते हो, लेकिन आरबीआई एक फिक्स कर देती है कि तुम 0 से 9% के बीच में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिट करो। औकात से ज़्यादा मत कर दो कि हम देंगे, नहीं तो तुम्हारा दिवाला निकलेगा, बाद में भीख मांगने मेरे पास आओगे। सॉरी, भीख नहीं बोलना चाहिए, मतलब कर्ज मांगने मेरे पास ही आओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? तो आरबीआई ये नहीं बोलती कि अब एग्जाम्पल लो, तुम्हारी 1 लाख रुपए पगार है, तुम गिफ्ट करो, भिखारी को दान कर दो, ये तुम्हारा लुकआउट है ना। लेकिन पापा तो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे पगार का बेटा अगर 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है तुम्हारी, तो पापा क्या बोल रहे हैं? पापा क्या बोल रहे हैं? एसएलआर में कितना रखो? 18%। सीआरआर में कितना रखो? 4%। 22% ऑफ 1 लाख रुपए पगार मान लो, तो कितना पैसा तुमको जमा करने रख रहे हैं? 22,000। बाकी तुम 88,000 रुपया भिखारी को भीख में दान दे दो, उससे कोई पापा जी को कोई लेना देना है क्या? 88 नहीं, सॉरी 78 ना, 78,000 रुपये तुम भिखारी को भीख में दान दे दो, पापा जी डांटेंगे क्या तुमको? पापा जी तो इतना ही डांट रहे हैं ना कि 22,000 रुपये को हाथ नहीं लगाने, थप्पड़ मारूंगा खींच के। बराबर कि नहीं? बराबर कि नहीं? एग्रीकल्चर में आई होता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? समझ में आई बात? तो यही चीज़ है कि अब बैंक वाला, अब ये तुम्हारा लुकआउट है कि 78,000 में तुम कपड़ा खरीदो, क्या बोलते हैं, गोल्ड खरीदो, कुछ भी खरीदो नहीं खरीदो, जो करना है करो। वही बात कहता है, प्राइम लेंडिंग रेट इज़ नॉट डिसाइडेड बाय कौन? आरबीआई फॉर इंडिविजुअल बैंक्स, बट समथिंग इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और कैश रिजर्व रेट। ये तो पप्पा के हाथ में है, यानी आरबीआई के हाथ में। समझ में आ रहा है? अगला कुछ इंस्ट्रूमेंट और है, जैसे बैंक रेट पॉलिसी, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? महंगाई। क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। महंगाई का मतलब क्या होता है, जरा आप बताएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म महंगाई? क्या होता है महंगाई का मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महंगाई यानी इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब होता है व्हेन वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस। वैल्यू ऑफ क्या? ये मत बोलना सर महंगा हो गया, ये हो गया, नहीं, गलत बात। व्हेन वैल्यू ऑफ मनी क्या? डिक्रीजेस। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जरा समझना इसका मतलब क्या हुआ। तुम्हारे पास आज भी 100 रुपये गांधी जी का नोट है। एक टाइम ऐसा आता था कि तुम 20 रुपये किलो कांदा लाते थे, यस और नो? और कितना कांदा लेके आते थे? 100 रुपये का 5 kg।
अब वही गांधी जी का नोट आज दे रहे हो और 50 रुपये किलो कांदा दे रहा है, तो तुम कितना केजी कांदा ला रहे हो घर पे? 2 केजी। तो मुझे बताओ कि महंगाई का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट महंगा हो गया? ये तो नॉर्मल बात है कि प्रोडक्ट महंगा हो गया। मतलब ये है कि रुपए का जो वैल्यू था वो क्या हो गया? घट गया। क्या हो गया? वैल्यू घट गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप समझ रहे होगे। एक टाइम ऐसा भी था आज से 10 साल पहले, जो 10 रुपये किलो पर केजी कांदा आता था। यस और नो? एक टाइम ऐसा भी था आज से 30 साल पहले, जब 5 रुपये पर केजी आता रहा होगा कांदा। यस और नो? तो हो क्या रहा है बेसिकली? व्हाट इज हैपनिंग, राइट? टेल मी what is happening here? The value of money is decreasing and we say in other terms कि हाँ यार महंगाई आ गई। So महंगाई का मतलब सिंपल ये बात है कि वैल्यू घट गई है पैसे की। yes or no? I am clear with my words? yes or no? ठीक है। हालांकि हम डिटेल में पढ़ेंगे इन टॉपिक की इंडियन इकोनॉमी में, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए। डिस्करेजिंग होर्डिंग ऑफ कमोडिटीज एंड इनकरेज फ्लो ऑफ क्रेडिट इनटू द नेगेटिव सेक्टर। अब देखो कुछ नालायक लोग क्या करते हैं। नालायक लोग का मतलब यह है कि आपको पता है कि कांदा का रेट बढ़ने वाला है। मान लो बारिश बहुत ज़ोर से होती है ना बॉम्बे में नहीं कहीं भी होती है, तो लोगों को पता है यार बाढ़ आएगा या प्रॉब्लम आएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो प्रोडक्ट की दाम बढ़ जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल छोटे छोटे व्यापारी भी हैं वो क्या करते हैं, 100 केजी नहीं 500 केजी क्या करते हैं, ओनियन को स्टोर करके रख लेते हैं अपने घर पे। सही बात है ना? और बाद में जब दाम बढ़ जाता है, कम में खरीदते हैं, बाद में पता है कि बाढ़ आएगा, बाढ़ का सिचुएशन है, तो बाद में उसको महंगे दाम में बेचते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महंगे दाम में बेचते हैं। लेकिन क्या ये सही है? ये सही बात है? अच्छी बात है क्या ये? नहीं है। इसी मामले पे आरबीआई बोलती है भैया देखो ऐसा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि अगर सच में प्रोडक्शन कम हो रहा है, बाढ़ आ रही है, तो कोई जमा करके सामान नहीं रखे। ये तो बेसिक तरीका से बता रहा हूँ मैं। वैसे ही कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी क्या हो, कमोडिटी हो, ठीक है, उसको आप जमा करके नहीं रख सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको 70,000 खर्च भी करने पड़े अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे को जमा करके रखो या नेग्लेक्टेड सेक्टर को आप ध्यान ही ना दो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे बैंक में रखा पैसा तो रखा ही रह जाता है ना, यूज भी करना चाहिए कि नहीं है? तो जो नेग्लेक्टेड सेक्टर है जहाँ पे हम ध्यान नहीं देते हैं उस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आरबीआई बोलती है कि जहाँ पे जो लोगों को पैसे की ज़रूरत हो, नेग्लेक्टेड सेक्टर, जैसे किसान को चाहिए क्या, लोन। अब बैंकों को डर लगता है कि कहीं किसान आत्महत्या ना कर ले, अपन पैसा लौटाया नहीं तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। पता है ना, किसान लोग फ्रीक्वेंटली क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अब आत्महत्या अकेले ही नहीं करते हैं, सब परिवार को ही, सब में मतलब 2-4 लोग मिल करके आग लगा लेते हैं। अब मुझे बताओ, अगर एक बैंक ने 10 लाख लोन दिया था किसी किसान को और किसान ने आत्महत्या ही कर लिया, माँ बाप तो है नहीं, बीवी थी और बच्चे थे, सबको जला दिया। अब मुझे बताओ बैंक किससे पैसा लगी? वो 5 लाख जो लोन लिया था। अब वो जो किसान था उसका खुद का ज़मीन भी नहीं था, तो बैंक का पैसा डूब गया ना। यस और नो? नहीं बोलोगे तुम लोग? डूब गया ना पैसा। अब बैंक क्या करेगी, किससे मांगेगी? जब जो आदमी है ही नहीं इस दुनिया में तो किससे मांगेगी? अब देखो किसान लोग भी बड़े बेकार टाइप के मामला रखते हैं, खुद तो मरते हैं, अपने फैमिली को भी वो कर देते हैं कि यार ना हम जिएंगे ना तुम जिएंगे ना बच्चों को टेंशन। नहीं तो पता चला बच्चों को गुलाम रख देगा वो बैंक, वो भी नहीं रखते हैं। तो ये सिचुएशन थोड़ा ख़राब हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी है कि जो किसान ही मर गया तो ऐसा ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता है लेडीज़ डिपार्टमेंट के साथ कि आपको चुकाना पड़ेगा। अब जो औरत लोग खेती करेगी क्या, है जी, करेगी क्या? नहीं ना करेगी, तो कहीं ना कहीं पैसा डूब जाता है। तो वही चीज़ कहता है कि बैंक बोलती है कि देखिए आप सिर्फ शहर को ही बड़ा करने का कोशिश ना करें, आप नेग्लेक्टेड सेक्टर जो है ना, उस पर भी ध्यान दें और वहाँ भी पैसा लगाएं। पता चला बैंक कमाने के चक्कर में पड़ी है, शहर से कमा रही है और गरीबों को पैसे चाहिए तो देती ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आरबीआई ये पॉलिसी बना रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस और नो? हाँ जी, चलिए। ये बात अपन डिस्कस कर चुके हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है जिसमें हम बात कर चुके थे, 1 नाइट लोन की बात कर चुके हैं। और आरबीआई
क्रेडिट दे करती है और उसके जगह पे सिक्योरिटीज़ लेती है कि आप कितने दिन में लौटा दोगे, और नहीं लौटाओगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई लेवल का लगेगा। चलो आगे, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स क्वालिटी इज़ डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि फ़ोटो देखोगे तो ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी आपको। मिंटिंग ऑफ कॉइन्स देखो, अब ये बताओ, जब पुराने नोट हो जाते हैं, नोट ख़राब हो जाते हैं, तो उस नोट का क्या करते हैं? देख रहे हो, देख रहे हो ना मिंटिंग ऑफ कॉइन्स कैसे हो रहा है। अब आप देखते हो कि अरे 10 का नया नोट आ गया, सॉरी कॉइन आ गया, तो कौन बनाता है ये कॉइन? कॉइन का मिंटिंग कौन करता है? ये देख रहे हो, हाँ जी, यस और नो। तो ये करता कौन है? पता चला आप ही घर पे मेटल लाओ, पिघला करके गोल कर दो और घर पे मिंटिंग शुरू कर दो, ऐसा चलता है क्या? ऐसा चलेगा क्या? हाँ जी, पता चला तुम घर पे ही शुरू कर दिए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा नहीं होता। वो गवर्नमेंट क्वांटिटी कितना करना है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी कि देखो ऐसा है, 1 लाख करोड़ रुपए का कॉइन्स का मिंटिंग शुरू कर दो। ये बात करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट कॉइन का मिंटिंग करेगा कौन? आरबीआई करेगा। लेकिन ऑर्डर कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ रहे हो? यानी सरकार करे। मोदी जी बोलेंगे 1 लाख करोड़ का सिक्के छाप दो भाई, 5 रुपये का इतना, 10 रुपये का इतना, 2 रुपये का इतना, 1 रुपये का इतना। अब कुछ नया टाइप का भी छापो यार, हर चीज़ का पुराना पुराना कर रहे हो, कुछ नया छापो, मतलब छापो नहीं, नया टाइप का मिंटिंग करो, तैयार करो, तो वो चीज़ें भी थोड़ी सी क्या होती है, इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, यस और नो? ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब आगे बात करते हैं। इंडिया में अभी तक अगर हम बात करें, करेंसी नोट होता है, मेथड मिनिमम रिजर्व सिस्टम का होता है। अच्छा एक बात बताओ, नोट ही तो है, छापो जितना छापना है और सब गरीब लोगों को भी ना 1-1 करोड़ रुपया दे दो, चलेगा क्या ऐसा? हाँ जी, चलेगा क्या? नहीं। इसका मतलब मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। मतलब इतना ही पैसा छापो जिससे कि लोगों के काम चल सके। ऐसा नहीं कि भाई कागज़ ही तो है, छापे जाओ भाई और सबको पहुंचा दो घर पे 1-1 केजी, 100 का नोट, 2 केजी, 500 का नोट। हाँ जी, चलेगा क्या ऐसा? वजन करके नोट नहीं चलता है ना भाई। 1000-2-2 हज़ार का नोट भी कमाने में लोगों को मेहनत लगती है, सही बात है ना? ठीक है, तो वही चीज़ है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे काम किया जाता है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछा गया था कि फॉर इशूइंग करेंसी इन इंडिया, नोट इन इंडिया, विच कॉन्सेप्ट इज़ यूज्ड? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मैक्सिमम रिजर्व सिस्टम, है ना, मिनिमम रिजर्व पॉलिसी, मैक्सिमम रिजर्व पॉलिसी। तो टर्म जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा टर्म यूज़ हो रहा है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MRS भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MRS भी बोलते हैं। नोट्स को इशू करने के लिए मिनिमम रिजर्व कितने होना चाहिए? 200 करोड़ होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 200 करोड़। विच नोट नॉट लेस देन 115 करोड़ टू बी हेल्ड इन गोल्ड। ठीक है, तो अब देखो आपको गोल्ड कॉइन्स भी होते हैं, ये मालूम है आपको? यस और नो? आपको पता है इंडिया का गोल्ड कॉइन देखना चाहोगे आप? यस, हाँ भाई। अरे गोल्ड कॉइन तो बहुत सारे कंट्री का होता है, बट इंडिया का भी तो होता होगा ना, कि ये जो गोल्ड कॉइन तैयार किया गया है वो इंडिया का किया गया है। कहाँ का किया गया है? इंडिया का। समझ में आ रही कि नहीं बात? देखो अब जैसे आप देखते हो ये लक्ष्मी जी का बनाया गया है ना, बराबर ना? ये देखो गांधी जी का गोल्ड कॉइन। इंटरनेशनल मार्केट में अब जैसे क्वीन विक्टोरिया का किस में रहा होगा भाई? बाहर दूसरे कंट्री का है, ब्रिटिश का, ये सुनो। लेकिन इंडिया का है तो क्या? गोल्ड कॉइन। आपको पता है 75 रुपये का कॉइन मोदी जी डालते हैं, सरदार वल्लभ भाई बर्थडे का बर्थडे है, होता है ना 75। हालांकि 75 रुपये का कॉइन यूज करते हैं क्या हम लोग? हाँ भाई, करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। 75। अब देखो मोदी जी इनॉग्रेट करते कि 75 रुपये का एक कॉइन जो है इनॉग्रेट किया। किसने किया? मोदी जी ने किया। किसके बिहाफ पे? किसके बिहाफ पे किया? देखो 75 रुपये का नया सिक्का सरदार वल्लभ भाई पड़े, बट वो चलता तो है नहीं, हम लोगों के पास आया तो है नहीं। बस वो बता के रख देते हैं कि हाँ हम आपको याद करते हैं और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो देखो मोदी जी ने ये 75 रुपये का जो कॉइन है, ठीक है, अब ये हो सकता है कि वो सिल्वर कॉइन का वो यूज किए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस कॉइन की वैल्यू 75 रुपये नहीं। अब देखो 1000 रुपये का कॉइन भी ये मार्केट में ये कर चुके हैं, बट ये चीज़ हमारे यूज के लिए नहीं है। सिर्फ बता रखे हैं कि इंटरनेशनल वैल्यू में इस कॉइन को क्या बोला गया है?
₹1000 का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो। दिस इज़ नॉट फॉर जनरल पब्लिक, यस और नो। नहीं समझ रहे हो तुम लोग, क्लियर है कि नहीं। अब उसमें भी कॉइन के पीछे में एक मैसेज होता है, सही पोषण देश रोशन, तो एक मैसेज भी होता है, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बट वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता, बस वो बताने के लिए होता है। चलो, तो 200 करोड़ का 115 करोड़ का गोल्ड के रूप में होता है। चलिए, एम्ब्लम आरबीआई आर पैंथर एंड पाम ट्री। ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि आपको आरबीआई का आप लोगो देखे होंगे, देखो ये देख रहे हो, अरे ये लोगो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, यस। तो ये कौन है, देख रहे हैं। ये कौन है, कौन है, पैंथर है और क्या है, पाम ट्री, ठीक है। इससे पहले टाइगर था, सॉरी, इससे पहले सबसे पहले लायन रखा था उन्होंने, लेकिन सीन क्या हो गया कि हमारा जो नेशनल एनिमल है वो क्या है, टाइगर है, यस और नो। नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर है। तो बाद में उन्होंने चेंज कर दिया, टाइगर या पैंथर बोल सकते हो, आपको दिक्कत वाली बात नहीं, पैंथर एंड पाम ट्री, ठीक है। चलो, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में का जो लोगो है वहाँ टाइगर यूज होता है ना, टाइगर, यस, टाइगर होता है भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है लोगो, GOI का लोगो जो है, उसमें टाइगर यूज हुआ है क्या, क्या यूज हुआ है, बोलो। लायन है, टाइगर है, लायन है कि टाइगर है, लायन। आप देखो, लायन है कि टाइगर है, देखो ये देखो, लायन है, क्या है, लायन है, ठीक है। लेकिन आरबीआई के मामले में अगर हम बात करेंगे, हालांकि कभी कोई डिटेल दिया भी जाता है, ये सब चीज़ हो जाती है, ठीक है, लोग ध्यान नहीं देते, बट फिलहाल आप आरबीआई में आपको याद रखना है कि पैंथर है और क्या है, पाम ट्री, ठीक। आगे CD देशमुख जो है आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे एट द नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई 1949। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि एट द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन 1949 हु वाज द गवर्नर ऑफ इंडिया। फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट कब था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो CD देशमुख थे। कौन थे, CD देशमुख। समझ में आ रही है बात, चलो। लेकिन सबसे पहले जो गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ऑसबॉर्न स्मिथ, जो इंडियन नहीं थे, ठीक है। और लेकिन इंडियन गवर्नर कौन था, CD देशमुख थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि फर्स्ट वीमन डेप्यूटी गवर्नर कौन बनी थी आरबीआई के, तो कौन थी, KJ उडेसी, KJ उडेसी। समझ में आई बात, यस और नो, ठीक है। तो ये आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे जो हम आज डिस्कस किए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम डायरेक्टर्स की बात करें स्ट्रक्चर में, तो हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, फुल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, और कुछ स्पेशलिस्ट डायरेक्टर्स होते हैं जो IT के होते हैं, एग्रीकल्चर के होते हैं, तो वो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप सब लोग को क्लियर हो गया होगा, यस और नो। हाँ जी, यस बोलो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देंगे, ठीक है। चलो बाय बाय। So we have covered some topics, concept related to Reserve Bank of India and some of the banking terms which was used in Indian banking industry. So RBI we have discussed today. So there's lot of more details which we'll cover in the next lecture. So those who are new to this channel, subscribe to this channel and share with your friends, right? And you can join the Telegram group also by typing GK by Ravi Ranjan sir in Telegram group, and you'll get the PDF of this video, right? So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you, and press the bell icon and subscribe to the channel and share with your friends. Thank you so much.